तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा स्ट्रेंथ थ्रो एडवर्सिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि यहाँ पे एक एशियन सीक्रेट रियलम खुली थी, इसलिए जो भी सेक्ट थे वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे उसे यहाँ पे हासिल करने के लिए। इसके बाद वहाँ पे एक माउंटेन सेक्ट का पैट्रिया जाता है जो कि हाल ही में यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए सभी लोग उसे डर रहे थे और उसने साफ कह दिया था कि वो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले इसे सीक्रेट रियलम को एक्सप्लोर करेगा, जिसके बाद बाकी लोग करेंगे। और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा थी इसलिए बाकी लोगों को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी और यहीं पे हमारी वीडियो खत्म हो गई थी। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उसके यही बात ऐलान करने के बाद में वहाँ पे और भी कई सारे सेक्ट आते हैं जो ज्यादा पावरफुल थे, जैसे कि गॉड मार्शल होली पैलेस भी यहाँ पे आ गया था। इसके बाद फॉक्स शैडो सेक्ट भी यहाँ पे आ गया था, जिसके बाद यहाँ पे एशियन रियलम को अपना कहने वाला डायरेक्टर जस्ट लाइक यूएसए रॉयल एक्सट्रीम सेक्ट आ गया था, जो कि कहता है कि जो कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे अपना हक जताएगा वो हमसे मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और कोई पावरफुल बंदा आता है जिसका नाम सूट यानी बैरल कोड था। सॉरी, ये उस जगह से आया है, यानी कि इसके सेक्ट का नाम और इसका नाम यहाँ पे साउथर्न किंग ली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। नाम नहीं दिया, दुनिया भर की चीजें बता दी, मूड खराब कर दिया मेरा फालतू की लाने बुलवा के। खैर किया जो भी था वो आगे से यहाँ पे एकदम गुस्से में एकदम गुरूर में कहता है, अच्छा अब इस दो गोली से जगह पे एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर भी है। इसलिए मूविंग माउंटेन सेट का जो यहाँ पे पैट्रियास था वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसके सामने यहाँ पे हजारों डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर खड़े थे। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है तो वो यहाँ पे टॉप फिगर बन जाएगा बेसिकली वेस्टलैंड तक। लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्टलैंड के आगे भी और भी कई सारी जगह है जहाँ पे इससे भी बड़े बड़े धुरंधर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद भागते हुए उन दिनों सेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो यही करने वाला है, जिसपे लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहते हैं कि तू कौन है बे, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, नीचे रहो, ज्यादा सोचना नहीं तो पहले तेरी जबान बांध के तुझे लटका दे हम। मतलब ये लोग यहाँ पे एक इंसान भी नहीं समझ रहे थे, होता नहीं तुम किसी को एकदम नीचे नजरों से देखो, बिल्कुल वैसा ही वाला सीन था यहाँ पे। लेकिन पैट्रियास लोगों से कहता है कि इतना भी हम लोगों का जगह खराब नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इस तरीके से नीचे देखे जाए, और वो लोगों से कहता है कि वो लोग भले यहाँ पे पावरफुल है लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, ये जगह उनकी भी है। तो पैट्रियास अपने मन के अंदर सोचता है, उसने अपने डिसाइपल को इतना ज्यादा हाइप कर दिया है, अगर लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया गया तो फिर फ्यूचर में ये लोग उनके यहाँ पे कुछ भी आके कर लेंगे और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए चाहते हुए भी वो यहाँ पे फाइट करने को रेडी हो जाता है। ये कहते हैं कि वेस्टलैंड भले यहाँ पे बैरन हो लेकिन वो किसी से डरता नहीं और ना ही किसी के सामने झुकता है। इस पे ये सेक्ट वाले भी आगे से अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं हमला करने के लिए। लेकिन तभी जो साउथर्न किंग था वो आगे से कहता है अगर हम इसके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे तो फिर हम लोगों की बेइज्जती होगी, मुझे इसे अकेले हैंडल करने दो। और ये कुछ ज्यादा ही बाहुबली समझ रहा था। आगे से कहता है बुड्ढे तू अटैक कर, मैं अपने एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पैट्रियास से कहता है कि चलो देखते हैं कि दोनों के बीच में कितना ज्यादा बड़ा गैप है। पैट्रियास भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सामने की तरफ एक स्लैश मारते हैं और ऑफ कोर्स पैट्रियास की स्ट्रेंथ यहाँ पे काफी ज्यादा थी क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे जो थे, इसलिए उनका स्लैश यहाँ पे साउथर्न किंग के पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसके हाथ पे जा लगता है, उसका हाथ यहाँ पे जख्मी हो जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे साउथर्न किंग की बड़ी जोर से चलती है, ईगो भी नाम की कोई चीज है। इसके बाद पैट्रियास यहाँ पे साउथर्न किंग के ऊपर यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ता है तो साउथर्न किंग आगे से अपना वेपन बाहर निकाल लेता है जो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाई लेवल का होगा। इसके बाद साउथर्न किंग जैसे उस वेपन का इस्तेमाल करता है और पैट्रियास को ग्राम से दे मारता है तो पैट्रियास सीधा धरती में जा घुसते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी थी, वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो पैट्रियास को पता था कि वो यहाँ पे जीत नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ पे हवाई पे लगते हैं। ये कहते हैं कि ये चीटिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑनर से मारेंगे, ये बताने के लिए कि वेस्टलैंड के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए। जिसपे साउथर्न किंग आगे से हमला करते हुए कहता है ठीक है फिर मैं पूरा कर दे रहा हूँ। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आता है तो साउथर्न किंग पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था और ये और कोई नहीं हमारे प्यारे बुद्धिस्ट थे। मैं इतना पसंद करता हूँ इस रीजन को, मतलब बुद्धिस्ट लोगों को, लेकिन साला कॉमिक के अंदर में धज्जियां उड़ा दी है इन लोगों ने। आसान तो तुम्हें इनसे ज्यादा तुम्हें छल कपटी कोई नहीं मिलेगा। कैरोलॉजिस्ट टेंपल जाते हैं, उसका नाम यहाँ पे हैंगिंग टेंपल था, स्टेट ऑफ बुद्धा, और जो यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी था उसका नाम यहाँ पे जियांग चैन है, जो कि यहाँ पे उन सभी फैमिली मेंबर से कहता है कि लड़ाई लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा, हमें प्यार से रहना चाहिए। और इस साला कमल के ऊपर चला वो भी सोने की एक भाई दे दे यार, अमीर हो जाओ, बड़ी किल्लत है यहाँ पे। तो पैट्रियास उनके स्टंट को देख के हैरान हो गए क्योंकि वो लोग यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम पे थे। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही जल्द पैदल मॉडल सेट के एल्डर्स और साथ में अपना प्यारा जाओ भी आ जाता है जो अपनी फील्डिंग सेट करवाने के लिए आया हुआ है। तो ऑफ कोर्स लोगों के बारे में भी बात कर रहे थे कि इनका भी और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। ये सभी लोग यहाँ पे एकदम हाई लेवल पे जो है, और साथ में 100 के बारे में तो बात ही ना करो, उसको तो यहाँ पे लेजेंड बोला जा रहा है क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो इमॉर्टल बनेगा। बना तो नहीं है ना, कभी भी किस्मत बदल सकती है। वो पे कुछ कम नहीं था, जैसे वो यहाँ पे वेस्टलैंड वाले कल्टीवेटर्स को दिखता है तो उसे घिन आने लगती है। उस टाइम पे 100 के साथ जो उसका एल्डर आया हुआ था वो यहाँ पे पता नहीं कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर देता है जो कि इन लोगों के साथ में थे और उन्हें ये पे ही मार देता है बस इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पे 100 के बारे में उल्टा सीधी बातें कर रहे थे, वो तो तारीफ कर रहे थे। इसके बाद हम लोग साउथर्न किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे 100 के तलवे चाटने के लिए आ जाता है। ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आ गए, आपको देख के तो मैं तो धन्य हो गया। और इन लोगों से हम लोग 2-3 किलोमीटर दूर अपने लोगों को देखते हैं, यूनियन और बाकी लोगों को। ये लोग जैसे यहाँ पे 100 को देखते हैं तो ये लोग बिल्कुल भी वहाँ पे जाना नहीं चाहते क्योंकि इनका पर्सनल मामला हो जाएगा। फिर वो पे जाओ तो आगे से यही कहता है कि ये लोग सीक्रेट रियलम के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जिंदगी बचेगी हमारी। लेकिन क्या जो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे उसे पता है कि ये जब यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे अभी उम्मीद बची हुई है उन लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग ये जो देखते हैं जो कि उड़ते उड़ते सीधा उन लोगों के पास चला जाता है और सीधा जाओ के पास में, तभी पैट्रियास भागते हुए उनके पास आता है और उनसे कहता है कि आप आगे ना जाइए। वो पे जाओ उनकी तरफ देखता है तो वो बेचारे काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि आगे ना जाओ, जिससे ये को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि है तो ये इसी लोग ना, मतलब पड़ोसी लोग तो ही है, इसलिए उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए ये उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो यार। इसके बाद उन सभी लोगों से कहता है जाओ वहीं पे खड़े हो, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। इस पे साउथ से कहता है तू कौन है, अपना नाम बता। इस पे ये उसे उड़ते हुए कहता है तेरा पापा ये जुन लिन। बाकी सेक्टर जो डिसाइपल थे वो सब आगे से कहते हैं तो जुन है ना ये यहाँ पे क्यों आया है, कहीं अपनी जिंदगी ऐसे ही फेंकने वाला है क्या, बेफालतू में इसे जीने का शौक नहीं क्या। वहीं पे जाओ जैसे यहाँ पे यूजुन का नाम सुनता है तो फिर उसका खून खौल जाता है और ये उनसे कहता है कि तुम इतना भड़क क्यों गए भाई, तुम्हें कोई परेशानी है क्या। इस पे से कहता है कि तुमने विनर थंडर सेट के लीडर को नहीं मारा था क्या। इस पे यूजुन से कहता है हां मैंने मारा था, याद है कि वो अपने बेटे के बारे में बता रहा था कि वो इमॉर्टल बनने वाला है वगैरह वगैरह। इस पे सब आगे से चीखते हुए कहता है कि मैं उसी का ही बेटा हूं। यूजुन से कहता है कि तुम उसके बेवकूफ बेटे हो। इस पे सौकी और ज्यादा सुलगती है और आगे से चीखते हुए कहता है कि मैं तेरी जान ले लेगा। लेकिन उससे पहले हम साउथर्न किंग को देखते हैं और इसे बड़ी चर्बी चढ़ी है। इसे कहता है कि यूजुन को जाके पकड़ के आएगा और उसे यहाँ पे 100 के हवाले कर देगा। जिसके बाद वो यहाँ पे यूजुन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उससे पहले यहाँ पे कियानी सामने आ जाता है जिसको देख के साउथर्न किंग आगे से कहता है कि ये मसक्कली कहां से आ गई। इस पे कियानी आगे से हमला करते हुए कहता है तेरी मौसी के घर से। जिसके बाद वो यहाँ पे ब्लेजिंग लोटस मिराज का इस्तेमाल करता है और उसकी फायर यहाँ पे इतनी ज्यादा थी कि वो यहाँ पे एक घंटे के अंदर साउथर्न किंग को जला के मार देती है और साउथर्न किंग का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। जिसको देख के बाकी सभी सेट के पैट्रियास हैरान हो गए थे क्योंकि वेस्टलैंड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कहां से आ गया। और सबसे ज्यादा हैरान यहाँ पे मूविंग माउंटेन के पैट्रियास हुए थे। इसके बाद कियानी यूजुन के पास में आता है तो सभी लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे यूजुन ही कियानी का मास्टर है, हालांकि वो लोग उसे लड़की समझ रहे थे, वो एक अलग बात है। इसके बाद यूनियन और बाकी लोग आते हैं और वो सब यूजुन से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुमने भी क्या किया है, वेदर इमॉर्टल सेट यहीं पे ही है, चलो हम लोग भाग चलते हैं, तुम्हारे लिए समय निकालते हैं। इसमें यूजुन लोगों से कहता है ना मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, मैं तुम लोगों को अपने नए डिसाइपल से मिलवाता हूं। इसके बाद वो यहाँ पे ज़ोलिंग को बुलाता है और ये बादल के ऊपर बैठ के आ रही थी। यूजुन लोगों को बताता है कि ये किंगडम की यहाँ पे एम्परर की डॉटर है और इसके पास यहाँ पे वाटर स्पिरिट रूट है, इसलिए ज़ोलिंग यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रेग्रेंस पी के लिए परफेक्ट स्टूडेंट रहेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे उसको कैंजो के पास भेज देता है और ये लास्ट बार है जिसके बाद तुम्हें ज़ोलिंग दोबारा नहीं दिखेगी। फिर इसके बाद हम लोग ज़ाओ को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं यहीं पे ही हूं। इसके बाद वो यूजुन से कहता है कि तुमने विनर थंडर सेट को मारा, मेरे फादर को मारा, अब तुम्हें इन सभी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। यूजुन से कहता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हो। इसके बाद वो यहाँ पे कियानी से कहता है जाओ यार तुम मुझे सबक सिखा के आओ, मेरे लड़ोगे ना तुम। जिस पे कियानी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो यहाँ पे कियानी का सॉरी यूजुन का पालतू कुत्ता है। खैर इसके बाद उसे लड़ने के लिए जाना ही था, नहीं तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। जिसके बाद वो यहाँ पे उड़ते हुए ज़ाओ के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। फिर ज़ाओ यूजुन से कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या कि तुम मेरा सामना खुद से करो। जिस पे कियानी आगे से कहता है कि तुम्हारे जैसे के लिए मेरे मास्टर को उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है। फिर ज़ाओ जैसे कियानी को देखता है तो इसे भी गलतफहमी हो जाती है और वो कियानी से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और ब्यूटी के हिसाब से तुम्हें तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। जिसके बाद उसको यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट ज्वाइन करने के लिए कहता है, उससे कहता है वो उसको पूरी तरीके से रॉयल्टी के साथ ट्रीट करेगा। लेकिन कियानी आगे से साफ मना कर देता है। जिस पे ज़ाओ आगे से कहता है दोबारा सोचो। जिस पे कियानी का माथा घूम जाता है, वो आगे से कहता है कि सही कहा है ये तुमने, तुम और तुम्हारा पापा दोनों ही पागल थे, सीधी बात समझ में नहीं आती। जिस पे ज़ाओ आगे से हमला करते हुए कहता है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे ड्रैगन को निकालता है और कियानी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कियानी आगे से मीटियोर फायर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को इजीली ब्लॉक करता है। जिसको देख के ज़ाओ हैरान था कि यहाँ पे कियानी इतनी इजीली उसके अटैक को ब्लॉक कर सकता है। फिर इसके बाद ज़ाओ आगे से कहता है कोई बड़ी बात नहीं, ये तो शुरुआत है। जिसके बाद
वो यहाँ पे और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और आगे से सोलर गॉड फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए खटाखट कियानी के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। हम लोग के कैरेक्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि यहाँ पे होली सन का जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से अनमैच है और ऊपर से उसके पास यहाँ पे जो सोलर इमॉर्टल बॉडी है उसके साथ अगर ये हमें डायरेक्ट टेक्निक मिला दी जाए तो फिर यहाँ पे कोई भी बॉडी इंटीग्रेशन का कल्टीवेटर इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे कियानी क्या उखाड़ पाएगा, वो तो सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नियम में है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फिस्ट अलग अलग एंगल से और अलग अलग डायरेक्शन से सीधा कियानी के ऊपर जाके गिरते हैं। इसलिए सभी पैट्रियट और बाकी लोगों को चिंता होने लगती है कि कियानी मारा तो नहीं गया। वो पे को पूरा यकीन था कि उसकी टेक्निक यहाँ पे काम कर जाएगी, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कियानी को घंटा कुछ नहीं हुआ था। वो आगे से यहाँ पे गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, उसे इजीली सर्वाइव कर गया था। उसको देख के दोबारा यहाँ पे जाओ की जल्दी है, जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे एक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो अपने रियलम के साथ इनविजिबल है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वो बेचारा कुछ आगे कर पाता उससे पहले कियानी उसके सामने आ जाता है और मन के अंदर सोचता है कि ये जो मेरे अंदर जो भी भड़ास भरी है अब मैं उसे तेरे ऊपर निकालूंगा और बिना किसी शर्म और कायदे के। फिर उसके बाद कियानी भाई जाओ के ऊपर जो लाते जो टट्ठे जो भाई दे मारता है पूछो नहीं। लिटरली जाओ का भाई विश्वास टूट जाता है अपनी कल्टीवेशन के ऊपर से। वो मन के अंदर सोचता है कि मैं इसके सामने टिक पा रहा, इस लड़की के सामने जो एकदम रूही जैसी कोमल है। और वो यहाँ पे कियानी से कहता है कि उसने आज तक यहाँ पे इस तरीके के कॉम्बैट इंस्टीट्यूशन को नहीं देखा है, कहता कि उसके सेट के अंदर भी कोई इस तरीके से कॉम्बैट इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बैकवर्ड सेट के पास उस जैसा डिसेबल कैसे हो सकता है। इस पे कियानी आगे से साफ कहता है कि तुम बस कमजोर हो मुन्ना, ये बात एक्सेप्ट कर लो। और उसको ताना भी मारता है नूब कहते हुए, पीछे सेल्टर सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि उसकी बात ना सुनो, तुम यहाँ पे चूजन बनो, तुम्हें यहाँ पे पक्का इमॉर्टलिटी मिलेगी, तुम्हारी किस्मत में लिखा है ये। फिर से यहाँ पे जो जाओ का विश्वास था वो भी पूरी तरीके से नहीं टूटा, अभी वो बना हुआ है। इसलिए वो आगे से कहता है कि वो यहाँ पे ऐसे नहीं हार सकता, वो एक होली सन है। जिसके बाद वो सोलर से बॉडी कॉल करता है यहाँ पे और आगे से सोलर इक्लिप्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो सावरेन टायर की डिवाइन आर्ट थी, जिससे यहाँ पे एक पावरफुल बीम कियानी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ती है जो उसको यहाँ पे राख कर सकती थी। जिसपे कियानी आगे से कहता है टेक्निक्स के साथ में तब खेलता था जब मेरे पास मछली पकड़ने के पैसे नहीं रहते थे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टेक्निक किसे कहते हैं और एक रियलम की असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक को रिलीज करते हुए साउ से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। जिसके बाद वो यहाँ पे 7 कलर्ड फ्लेमिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे 7 कलर वाला कमल खिलता है और उसके अंदर से एकदम लाजवाब फ्लेम बाहर निकलती है यानी कि आग। इसको देखिए बाकी पैट्रियट घबरा गए थे। वो आगे से कहते हैं कि सच में यहाँ पे नासन सोल कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ है ना, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये किसी भी ऐसी चीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकती है जिसकी बॉडी इंटीग्रेशन एक्सपर्ट से बनी हो। इसके बाद जो धमाका हुआ था उस धमाके के अंदर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जाओ की जली बुनी बॉडी नीचे गिरती है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पे जाओ इस तरीके से इतनी गंदी तरीके से हारा गया। तो हम लोग ऊपर कियानी को देखते हैं जो उसे ताने मारने जा रहा था, ये कहते हैं कि तुम तो बड़े वो थे यार बाहुबली, ये डेस्टिनेटेड वन, अब क्या हुआ भाई हवा निकल गई तुम्हारी। फिर लोग यूनियन को देखते हैं जो कि यूजन से कहता है कि यार तुम्हारे डिसेबल तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। वो पे जाओ उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, पता नहीं मॉडल सेट के कई सारे एल्डर्स भी यहाँ पे हैं और क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे जाओ को बुरी तरीके से जला दिया है इसलिए उन लोगों को निकल लेना चाहिए। लेकिन ये जो लोगों से कहता है गम खाओ यार गम खाओ थोड़ा, इतना भी कुछ नहीं हुआ, चुप आराम से बैठो, अभी बहुत ज्यादा सोना बाकी है। कियानी यूजन के पास में आता है तो यूजन से कहता है बहुत ज्यादा बढ़िया कि आज रात तुम्हें एक्स्ट्रा चावल मिलेगा। वो थैंक यू कहता है लेकिन मास्टर कहते हुए रह जाता है। वही हम लोग को देखते हैं जो कि यहाँ पे साउ को जाके पकड़ता है और यहाँ पे साउ का विश्वास टूट गया। अब उसे यकीन नहीं कि वो यहाँ पे इमॉर्टल बन सकता है, इसलिए एल्डर से सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि खुद को बांधे रखो यार, इस तरीके से तो विश्वास टूटने नहीं दे सकते हो। लेकिन साउ को यकीन नहीं था, वो मान लिया था कि वो इनविजिबल नहीं है, वो यहाँ पे इमॉर्टल सेट को वो चीज नहीं दे सकता है जो उसे यहाँ पे देनी थी। एल्डर को समझ में आ जाता है कि ऐसे डिसेबल से हारने के बाद में जो कि एकदम बैरलैंड से आता है यहाँ पे साउ का जो दाव हार्ट है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे इमॉर्टल सेट को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं क्योंकि इस जोन के ऊपर इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा रिसोर्स जो खर्चा किया है, अगर वो गया तो फिर रिसोर्स गए। इसलिए एल्डर भी यहाँ पे साउ को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए कहता है विश्वास बांधे रखो, तुम्हारे पास अभी भी एकदम बढ़िया फ्यूचर है, तुम यहाँ पे आगे जाके इमॉर्टल बनोगे। और मन के अंदर सोचता है कि उन लोगों को यहाँ पे साउ का जो दाव हार्ट है उसे यहाँ पे स्टेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे यहाँ पे इन सभी लोगों को वाइप आउट करना पड़ेगा यानी कि ये जोन और बाकी लोगों को जो कि वेस्टलैंड से आते हैं, जिससे वो लोग यहाँ पे अपने पैदल इमॉर्टल सेट की ग्लोरी को भी रिस्टोर कर पाएंगे एक तीर से 2 शिकार। लेकिन कर पाओगे ये मायने रखता है। जिसके बाद वो बाकी एल्डर से कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पे पैदल इमॉर्टल सेट और होली सन को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, उन सभी लोगों को अब यहाँ पे बदला लेना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को यहाँ पे इन सभी लोगों को इनहाइलेट करना पड़ेगा जो कि बारबेरियन वेस्टलैंड से आते हैं, जिसमें से एक एल्डर आगे बढ़े उससे बढ़ता है कि वही यहाँ पे दादा सब कुछ कर देगा वो। इसको देख यहाँ पे जो बाकी डिसेबल थे वो सभी घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पैदल इमॉर्टल सेट ने कई सारे एक्सपर्ट्स को भेजा था जो कि यहाँ पे टोटल 9 थे जो कि यहाँ पे अपनी बॉडी इंटीग्रेशन कल्टीवेशन रियलम में थे। इसलिए पावर यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो गया था क्योंकि यहाँ पे कियानी की कल्टीवेशन नासन सोल स्टेज बताई जा रही थी जबकि कल्टीवेशन उससे ज्यादा है। मैंने बताया ना ये सब नशे खा के बैठे हैं, ये अपनी कल्टीवेशन अपने हिसाब से बदले दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये जो उनके ऊपर हमला करने के लिए मिसाइल के तरीके आ रहा था, जिससे कियानी काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन जो उसे साइड में करते हुए कहता है कि मैं इसे हैंडल करूंगा यार, तुम नजर रखो आराम से बैठो। तो सभी लोग ये जो मूव करता हुआ देख एकदम हैरान हो गए थे और सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये जो यहाँ पे अपने आप को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें महसूस होता है कि ये जो कल्टीवेशन यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन रियलम में है। खैर बोल्डर आगे से अटैक करते हुए कहता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुम बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे हो, मेरे सामने तुम कहां ही अटक पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अटैक करते हुए ये जो उनके ऊपर हमला करता है, ये बोलते हैं कि तुमने होली सन को डिसरिस्पेक्टफुल किया है, अब तुम सभी लोगों को मारना पड़ेगा, तुम सभी वेस्टलैंड वाले किसी काम के नहीं हो। लेकिन ये जो आगे से हेवन सिंबल का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही वो यहाँ पे उस पाम अटैक को इजीली न्यूलिफाई कर देता है। जिसको देख के वेल्डर हैरान हो ही रहा था कि उससे पहले ये जो उसके पास आता है और उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से लात दे मारता है और उसे कहता है कैसे लगी, मजा आया। और हम लोगों को बताता है कि जब से उसने यहाँ पे सुप्रीम बॉम्ब को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज किया है तब से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा कि वो यहाँ पे उन सभी लोगों को भी अपने हाथ से मार सकता है जो उसके सेम लेवल पे हैं। उनमें से एक एल्डर को समझ में आ जाता है कि वो सभी एक एक करके यहाँ पे ये जो हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है दिक्कत हो चढ़ाई करो उसके ऊपर एक साथ। इसके बाद वहां पे जितने भी एल्डर थे वो सभी एक साथ ये जो ऊपर चढ़ाई कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे एक साथ। तो ये जो भी आगे से यहाँ पे ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उसका जैसे इस्तेमाल करता है तो बस एक हाथ के फेरे में वो सभी एल्डर्स को लपेट लेता है और उसके पाम अटैक से वो सभी एल्डर ढेर हो जाते हैं। वहीं एल्डर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि डिवाइन एबिलिटी की रैंक क्या है। इसके बाद एक एल्डर आगे से कहता है कि ये कुछ ज्यादा टेरिफाइंग है, उन सभी लोगों को अपने मैजिकल टेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ये जो यहाँ पे हल्के में और शांत करने के लिए। इसके बाद वो सभी एल्डर्स अपने स्वॉर्ड वेपन बॉटल जो भी उनके पास था उनको निकालते हैं और ये जो ऊपर हमला बोल देते हैं। लोगों का बैटल और भी ज्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम होते जा रहा था, इसलिए हम लोग बाकी डिसेबल्स को देखते हैं और उनमें से हम लोग एक मॉन्क को देखते हैं जो कि बड़े उससे कह रहा था कि ये सब ना करो, दुनिया को इससे कोई भला नहीं होगा। साइड से एक बंदा था जो कि आगे से कहता है टकले तेरी वजह से ये लड़ाई हो रही है, तू आगे मैंने गिरा था, अब तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि तुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वो भी ये सोच रहा था कि लो कम से कम तुम्हें से कुछ मॉन्स्टर जल्दी मारेंगे और हमें यहाँ पे शांति मिलेगी। वो लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं और उन लोगों को यहाँ पे ये जो चिंता हो रही थी वो कियानी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने ये जो क्या समझ रखा है भाई, और उसे भी थोड़ी सी चिंता हो रही थी लेकिन उसे यकीन था कि ये मदारी है कुछ ना कुछ निकाल लेगा जेब के अंदर से बंदर को पटाने के लिए और उसका अंदाजा पूरी तरीके से ठीक था। हम लोग ये जो देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर चढ़ाई करी थी तो फिर मैं भी अपने खिलौने दिखा ही देता हूं। इसके बाद वो यहाँ पे सुप्रीम बोन को बाहर निकालता है और वो जैसे उसकी एबिलिटी को यहाँ पे यूज करता है तो फिर उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एकदम से यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाती है। उसकी निकलती हुई एनर्जी को देख के वो सभी लोग दंग रह गए थे, ये कैसी एनर्जी है बे। जिसके बाद ये जो आगे से यहाँ पे डिवाइन ट्रिब्यूशन लाइट का इस्तेमाल करता है और नीचे की तरफ जैसे ही वो लाइट छोड़ता है जो एल्डर्स हमारे थे वो दोबारा लपेटे में खा जाते हैं। इसके बाद उनमें जो ट्रेजर थे वो एक एक करके यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो भी छोटे लोग आराम से नीचे जा गिरते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे सबसे सीनियर वाले एल्डर से कहते हैं कि हमारी मदद करो भाई, तुम वहाँ पे क्या देख रहे हो। तो फिर हम लोग सीनियर एल्डर को देखते हैं और इसे यहाँ पे अंदाजा नहीं था कि इस वेस्टलैंड के अंदर उसकी यहाँ पे मुलाकात कैसे दानव से हो जाएगी जो उन्हें कच्चा चबा जाएगा। होली सन की पहले बिल्डिंग सेट हो चुकी है, बाकी एल्डर्स की लगी हुई है, उनकी भी सेट हो जाएगी। अगर एल्डर यहाँ पे उन सभी लोगों को इस तरीके से अधमरे हालात में लेके लौटा तो फिर उन्हें अपनी क्या ही शकल दिखाएगा। मेरा सवाल फिर से यही है कि वापस लौट भी पाओगे। खैर जो भी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जो ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसने अपने सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था जो कि यहाँ पे फ्लोटिंग पगोड़ा था जो कि यहाँ पे एल्डर यानी सबसे ग्रेटेस्ट वेपन्स में से एक है। एल्डर यानी उस पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए जो के पीछे जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये पगोड़ा सब कुछ निकल जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वो फिर जो पीछे मुड़ के एल्डर यानी से कहता है कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आपको भी लपेट में लेता हूं। फिर एल्डर यानी की स्ट्रेंथ शायद से ज्यादा थी इसलिए सिस्टम से डिटेक्ट करता है तो वो यूजन की स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ा के परफेक्ट बॉडी ऑफ इंटीग्रेशन कल्टीवेशन में शिफ्ट कर देता है। जैसे एल्डर का जो पगोड़ा अटैक था उससे यूजन को कुछ भी नहीं होता, बंदे को खरोच तक नहीं आती। इसको देख एल्डर यानी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं कि साले तूने अभी तक कल्टीवेशन छुपा के रखी थी। इसके बाद ये दूसरे वाले हाथ को पीछे की तरफ करता है और उसके अंदर से यहाँ पे डिवाइन टेलीविजन वाली लाइट को बाहर निकालता है जिससे एल्डर पूरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। जिसके बाद इनके पास और कोई चॉइस बची नहीं थी तो वो आगे से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग इस कॉम्पिटिशन से विड्रॉ कर लेंगे यानी कि छोड़ के चले
जाएंगे। जिसपे यूजन आगे से अल्टा करते हुए कहता है ये तुम्हारी अम्मा का खेत है कि जब चाहे तब चले आ जाओगे, यहाँ पे आए हो तो फिर मर के ही वापस जाओगे। जिसपे एल्डरियन आगे से कहता है कि ये तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता इमॉर्टल फेदर सेट तुम्हारे साथ क्या करेगा। और तब जाके एल्डरियन को समझ में आ जाता है कि एल्डरन जिस बंदे के हाथे चढ़े थे वो और कोई नहीं, ये जो नहीं था। जिसपे यूजन एल्डरियन के ऊपर हमला करते हुए कहता है ऑफ कोर्स वो मेरे हाथे चढ़ गया था, मैंने उसे तभी बोला था कि मुझे उंगल ना करो, नहीं वो उंगली मैं तुम्हारे अंदर ही घुसा दूंगा। इसके बाद वो एल्डरियन के ऊपर अटैक करता है और उनको यहीं पे ही मार गिराता है। जिसको देख के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि यहाँ पे एक बैकवर्ड क्लास का सेकंड लीडर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के एक एल्डर को बस एक चुटकी से मसल सकता है। वहीं हम लोग इस बंदे को दोबारा देखते हैं, इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन हमें बता रहा था कि एल्डर्स यहाँ पे जा चुके हैं और ऊपर से साव का जो हार्ट है वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका है, यानी कि विश्वास टूट चुका है बंदे का अपने ऊपर से। इसलिए फेदर इमॉर्टल सेट को बहुत ज्यादा भारी भरकम लॉस हुआ है और ऊपर से उनकी जो इज्जत थी वो भी अब डूब चुकी है। इसके बाद वो मॉन्क की तरफ देखते हुए सोचता है कि पता नहीं ये टकलू आगे क्या करेगा, लेकिन जो भी पैसा वसूल रहा है मेरा यहाँ पे आके। इसके बाद लोग जाओ देखते हैं इस बंदे का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था, बेचारा रोने वाली स्टेट में आ गया था। ये यही सोच रहा था कि एल्डरियन नहीं टिक पाए, इसके बाप का खून यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है वो यहाँ पे बदला कैसे ले पाएगा। इसके बाद जो बाकी कुछ लोग थे वो सब यहाँ पे तुरंत कल्टी मारने की फिराक में थे ताकि होली सन को तो बचा ही सके, एल्डर को ना बचा सके तो। लेकिन उस टाइम पे किरण के पास आ जाता है और लोगों से कहता है कि ऐसे थोड़ी ना भाग जाओगे कि सो ऑफ मारो और भागे यहाँ से। इसके बाद उन लोगों पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये देखिए बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं कि लोगों ने एल्डर्स की फील्डिंग सेट की ही, अब इसके पास सीधा यहाँ पे होली सन का भी नंबर लगा रहे हैं ये लोग, उसको भी लपेटे में लेंगे क्या। लेकिन उस टाइम यहाँ पे वो मॉन्क आ जाता है जो कि अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि उससे कहता है कि ये बदले का चक्र कब खत्म होगा, इस तरीके से रूथलेस ना बनो, अपने आप को बनाए रखो। लेकिन क्या नहीं टकलो के पैतरों से पहले ही पूरी तरीके से वाकिफ है, इसलिए वो टकले से कहता है कि टकले हट जा, इससे पहले कि मैं तेरे टकले में 3-4 कील ठोक दूं। तेरा बस एक ही मोटिव है कि फेदर इमॉर्टल सेट तेरे एहसान तले आ जाए, इसलिए तू ये सारा बवाल कर रहा है। इसमें वो टकले दोबारा यहाँ पे कियाने को लेक्चर देने लगता है कि खुद को संभाल के रखो, इस तरीके से बुराई के रास्ते पे ना चलो, नहीं तुम दिमाग पाथ को फॉलो कर लोगी। इसमें कियाने का दोबारा दिमाग कर सकता है, वो हम लोगों को बताता है कि जब वो सेंट्रल डोमेन के अंदर था तब उसे सिर्फ एक ही चीज से ज्यादा घनी नफरत थी, वो थी ये साले टकले। ये खुद के फायदे लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, लेकिन दूसरों को लेक्चर देने में पीछे नहीं हटते, उन्हें यहाँ पे मॉरल आर्गुमेंट का बवाल सिखाते हैं कि ये ना करो ये गलत है। इसलिए वो टकले से कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करूं, तो उससे क्या लेना देना। इस पे टकला यहाँ पे कियाने के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि वो तो तुम्हें यहाँ पे बुद्धि देनी पड़ेगी। वहीं कियाने भी टकले की एनर्जी को देख के हैरान हो गए थे कि टकला यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन की पीक स्टेज पे था। हालांकि टकला कियाने को छुपा था, उससे पहले यहाँ पे ये जुड़ा जाता है जो कि उसे कहता है क्या टकले तो मेरे डिसाइपल को सिखाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। और टकला जैसे ये जो देखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पंगा नहीं लेना है। और वो ये जो ये कहता है कि उसका डिसाइपल थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी उसे दिशा दिखाना चाहता था। जिस पे ये आगे से कहता है कि दिशा अपने घर पे है और तेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि तू मेरे डिसाइपल को सिखा सकता है। वो मन के अंदर सोचता है कि ट्रू इमॉर्टल जो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है उसे जरा से भी किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं और खास करके टकले से तो बिल्कुल भी नहीं। और कियाने भी आगे से गर्म लोहे पे हथौड़ा मारते हुए कहता है यस मास्टर ये टकला बीच में कर रहा था, मैं तो यहाँ पे फ्लाइंग बोट को अपने हथियार चाहता था, हमारे पास सोने के लिए जगह कम पड़ती है, लेकिन टकला बीच में आ रहा था, लोगों के लिए मौका दे रहा था ताकि वो लोग भाग सकें। इस पे ये आगे से मुस्कुराता है कि इसका फायदा उठा रहा है। इसके बाद टकलू यहाँ से कटने लगता है, ये कहते हुए कि अब तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे तो ये लग रहा था कि कुछ ज्यादा आगे बढ़ने इसलिए मैं उन्हें रोकने के लिए आया, लेकिन जब टकलू यहाँ से खिसका था तो ये उसे रोक लेता है। ये कहते हुए कि तुम्हें लगता है टकलू बाहुबली बन के ज्ञान देके ज्ञान पेल यहाँ से निकल जाओगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना है। इसमें वो टकलू हैरान था कि अब ये उसे क्या चाहिए और वो मन के अंदर सोचता है कि उसका जो टेंपल है वो यहाँ पे ईस्टर्न डोमेन के अंदर सबसे पावरफुल बुद्धिस्ट फोर्स में से एक है और ये पहले यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट को उंगल कर दिया है, इसलिए वो किसी दूसरे लोगों को उंगली तो करेगा ही नहीं, इतना बवाल क्यों ही झेलना जब तुम उसे हैंडल ना कर पाओ। लेकिन ये जो क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर तो साक्षात सिस्टम का वरदान है। इसलिए वो टकलू से कहता है अरे वारे चला टकलू तूने कुछ भी नहीं किया और तुझे फिर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तूने जो फायदा उठाया और उसका भांडा उसका ब्लेम मेरी मत क्या मरेगा। अगर इतना ज्यादा चला के तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए ना कितनी चला के कभी अकेले नहीं जाती कभी ऊपर भी गिरती है, इसलिए तेरी फील्डिंग यहीं पे ही सेट होगी। इस पे टकलू आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जिस पे जो हमला करते हुए कहता है बोलो तो मेरे बाप को जा रहा है। इसके बाद वो टकलू के ऊपर फायर पंच से अटैक करता है, टकलू आगे से गोल्डन का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन ये जो एजेंट थोड़ी नहीं है उसका अटैक इतना पावरफुल था कि सील टूट जाती है और टकलू आराम से पीछे जाके गिरता है अपने चिलो के पास में। इसके बाद टकलू आगे से अपना वेपन बाहर निकालता है और ये जो कहता है कि वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है और उसे लगता है कि वो लोग उसको यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं, तो ये गलत बात है। अब वो भी लोग पीछे हटेंगे अटैक करेंगे। इसके बाद एक मंत्र बोलता है और सभी टकलू एक साथ ये जो ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो टकलू यहाँ पे खुद दास धर्म मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन आ जाती है। उसको देख के जो बाकी कल्टीवेटर थे वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनकी वजह से पता चलता है कि हैंगिंग डंबल का सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक है, जिसको यहाँ पे थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट में से एक है जिसको यहाँ पे 99 स्टाफ बोला जाता है। हालांकि ये जो यहाँ पे जो परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज है वो यहाँ पे भले ही बराबर की है लेकिन टेक्निक का सामना वो नहीं कर सकता, इसलिए ये जो खेल तो यही पे खत्म हुआ। इसके बाद टकलू आगे से डायलॉग बोला था कि उसने यहाँ पे तुझे मौका दिया, तूने कुछ भी नहीं समझा, जिद्दी है, अभी बताता हूं तेरे को। इसके बाद वो ये जो एक बीम से अटैक करता है इनहेलेशन का इस्तेमाल करते हुए, जिस पे ये जो आगे से कहता है वाह मजा आ रहा है, बुद्धि हो रही है। इसके बाद वो भी अपने स्पेशल वेपन को बाहर निकालता है, तो वो कॉफिन याद होगा ना बुरियल कॉफिन, ये जो उसे ही बाहर निकालता है और वो हेवनली कॉफिन यहाँ पे जैसे एंट्री मारता है तो फिर एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और वो कॉफिन इजीली यहाँ पे उस इनहेलेशन बीम को झेल जाता है और कॉफिन के ऊपर खरोच लगता है, टकलू का टकला हिल जाता है। इसके बाद ये भी कम नहीं था तो ये जो आगे से कॉफिन खोल लेता है। ये बुरियल कॉफिन यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक टेक्निक अपडेट की वजह से अपग्रेड हो गया था, उसकी कल्टीवेशन ब्रेक होने के साथ में इसलिए इसका ग्रेड हाई हो गया था। ये जो जैसे कॉफिन का ढक्कन खुलता है तो फिर बुरियल कॉफिन ऐसा ही नाम नहीं था, ढक्कन जैसे ही खुलता है तो टकलू के जो छोटे मोटे टकलू थे वो यहाँ पे अंदर खींचे चले जाते हैं और टकलू चिक चिक के बड़े वाले टकलू से कहते हैं कि बचाओ हमें, लेकिन टकलू की पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये जो पास में ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से ईवल ऑब्जेक्ट है। इसलिए वो सभी लोगों से चिक चिक के कहता है कि ये बंदा डिमोनिक कल्टीवेटर है, सभी लोग इसे मार दो। लेकिन कोई भी टकलू की तरीके 30 मार का बनना नहीं चाहता था, उन्हें पता था कि 30 समय अगर वो लोग भिड़ेंगे तो ये जो उन्हें लपेट लेगा, इसलिए वो सभी पीछे ही रहते हैं। वो ज्ञानी को पूरा यकीन था कि ये जो के पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा और उसका अंदाजा पूरी तरीके से ठीक था। इसके बाद टकलू ये जो कहता है कि उसने पहले यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट को अपना दुश्मन बना लिया है, अब वो दोबारा किसी ऐसे को यहाँ पे एनिमी नहीं बनाना चाहेगा जो पूरे ईस्टर्न डोमेन के अंदर सबसे पावरफुल और सबसे लार्ज मेंबरशिप में हो। जिसमें ये जो आगे से कहता है मुझे घंटा नहीं पड़ता और उसे यहाँ पे इन जैसे लोगों से नफरत है जो कि यहाँ पे दो मुहैया काम करते हैं। मोदी जी की भाषा में तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसके बाद टकलू को भी लपेटे में ले लेता है और उसे भी बुरियल कॉफिन के अंदर दफन कर देता है हमेशा हमेशा के लिए और कॉफिन के बंद होते ही रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए बंद। इसके बाद ये कॉफिन को उठाता है और बाकी लोगों से कहता है कि और किसी को चाहिए सीक्रेट रियलम कोई और भी है बताओ, तो फिर अब किसी के अंदर भी दम नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो सभी पीछे खसक लेते हैं। ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही रखिए मालिक। वो सभी अपने मन में यही सोच रहे थे कि कैसे कोई भाई बंदे को चैलेंज कर सकता है। वहीं पे यूनियन और उसके जो भी साथी थे उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। जो आगे से ये कहता है कि वो सपना देख रहा है तो फिर क्या उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है, कहते हैं कि अब यकीन हुआ हम लोग जीत चुके हैं। इस पे आगे से कहता है कि हां दर्द हुआ यानी कि हम लोग जीत चुके हैं। वहीं पे मूविंग माउंटेन का जो पैट्रियस था वो मन के अंदर सोचता है कि ये जो अकेले सभी लोगों को चैलेंज किया और सभी लोगों को अकेले हरा ही दिया। जिसके बाद सभी लोग योजन यहाँ पे तारीफ करने लगते हैं कि ब्रो इज अनविजिबल। वहीं लोग जो फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान था। वो मन के अंदर ये सोच रहा था कि इसमें वेस्टलैंड पोरियंस है ना कहीं वो लोग गलत जगह पे तो नहीं आ गए। वो मन के अंदर सोच रहा था कि जो अकेले यहाँ पे अपनी कबर खोद ली थी कई सारे पावरफुल लोगों को चैलेंज करके, लेकिन आखिर में वही जीत गया और उसने उल्टा यहाँ पे उन लोगों की कबर खोद दी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए तो बढ़िया ही है। ये जितने ज्यादा लोगों को उंगल करे जितने ज्यादा शोर मचाए उतना ही ज्यादा बढ़िया, क्योंकि फेदर इमॉर्टल सेट और हैंगिंग डंबल इसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देंगे और कभी ना तो कभी वो लोग यहाँ पे ये जो आके पकड़ लेंगे उसकी फील्डिंग सेट कर देंगे और तब सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे जो फैमिली को होगा और उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद इन सभी लोगों को जिस चीज का इंतजार था वो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट रियलम में जो गेट था वो ओपन हो जाता है। इसलिए जो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरीके की चीज अपनी आंखों के सामने नहीं देखी थी। वहीं पे ये जवान सीक्रेट रियलम के गेट के पास आ जाता है और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि अब वो इसकी मदद से अपनी साइड मिशंस को कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन उससे पहले उसे यहाँ पे कुछ बाहर वाले लोगों से निपटना है। जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि वेस्टलैंड प्रोविंस के जितने भी कल्टीवेटर है वो सभी सीक्रेट रियलम के अंदर बड़े आराम से आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाहर वाले हैं वो तुरंत यहाँ से तस्वीर उठाए और दफा हो जाए, दिखे ना मुझे दोबारा यहाँ पे कभी। और ये बात खासकर जुए फैमिली से कही जा रही थी, इसलिए उसका यहाँ पे खून खोल जाता है और वो आगे से कहता है कि उन लोगों की फैमिली ने कभी भी यहाँ पे परफॉर्म इवेंट को उंगल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को बुली क्यों कर रहा है, उन्हें ब्लॉक क्यों कर रहा है। इस पे दूसरा जो मेंबर था वो आगे से कहता है कि आप शांत रहिए यार कहीं हमारी भी कमाना कुछ जाए, जितना वो ऊपर चढ़ा उतनी जल्दी नीचे भी गिरेगा, हम लोगों को यहाँ से चलते जाना चाहिए। इसके बाद जो जुए फैमिली थी वो तो यहाँ से निकल लेती है क्योंकि वो खाली कहाँ पाते कुछ, लेकिन जुए फैमिली के जाने के साथ में जो छोटे मोटे से और भी बचे हुए थे वो यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि वो लोग अकेले युद्ध के खिलाफ तो जीत सकते नहीं है, इसलिए वो भी बस उसे कोस के और शराब वराब देके यहाँ से
निकल लेते हैं। लेकिन ये कौन सा फर्क पड़ता है, वो सभी लोगों से कहता है चलो यार भगवान ने गार्डन खोला है, एंजॉय करना है कि नहीं करना है, चलो अंदर। इसके बाद अगला सीन लॉटियन सीक्रेट रियलम होता है, ये जगह का नाम है। जैसे लॉटियन सीक्रेट रियलम के अंदर आता है तो फिर यहाँ पे सिस्टम आर निकलता है और उसके यहाँ पे अंदर आने की वजह से वो यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स देता है। सबसे पहला रिवॉर्ड तो यहाँ पे सेलेस्टियल एम्ब्रेस धर्मा फॉर्म थी, जिसका इस्तेमाल जब वो करेगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे स्काईरॉकेट हो जाएगी और साथ ही उसे यहाँ पे क्रॉसपाउंडिंग डिवाइन एबिलिटीज भी मिल चुकी है। धर्मा फॉर्म बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि टेक्लो ने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो ये जो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब यहाँ पे टेक्लो ने अपनी बुद्धा धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल किया था तो एक नाइटमेयर था, अगर उसके पास यहाँ पे हेवन बुरियन कॉफिन ना होता तो फिर फाइट वो काफी ज्यादा ब्रूटल हो सकती थी और ये जिनको भी यहाँ पे नुकसान हो जाता। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी लोग थे वो सब यहाँ के मजे ले रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो स्काई स्प्रिट ग्लास थी, जो वाइल्ड क्रिस्टल वाइन थे, जो गोल्डन ग्लेसिंग थी, जिंजिंग थी, ब्लड था, वो सब कुछ यहाँ पे ट्रेजर से भरा पड़ा था। इसलिए सब यहाँ पे अपनी पॉकेट भरने लगते हैं। ये कहते हैं कि लूट लो इससे पहले कि कुछ हो जाए। वो ये को तो सिस्टम के रिवॉर्ड चाहिए थे, वो तो यहाँ से जाना चाहता था लेकिन अब उसका यहाँ पे दिल लग गया है इसलिए वो थोड़ा सा रुकेगा। अब इनमें से हम लोग कल्टीवेटर को देखते हैं जिससे कुछ और ज्यादा चुल मची थी इसलिए वो एक दूसरे एरिया के अंदर चला जाता है। तभी साइड से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे खा जाता है। इसके बाद एक दूसरा बेस्ट भी साइड से बाहर निकलता है और वो भी यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर अटैक करता है। ये लोगों से कहता है कि अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन ना करो, वो कीड़ा यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का डिमोनिक बीस्ट है। वो किया उन लोगों से कहता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री में नहीं है, इतना याद रखो। और इतना काफी नहीं था तो फिर यहाँ पे और भी कई सारे डिमोनिक आ जाते हैं इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। तो फिर ये सभी लोग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बीस्टों के साथ में फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक बीस्ट यहाँ पे डिसेबल को पकड़ लेता है और पता नहीं कि उसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही। वो सभी लोग यहाँ पे उस बीस्ट के ऊपर एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन बीस्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाइपर एक्टिव जो है ये कैरोसिन में कियानी आगे से अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और एक बार में उस बीस्ट को यहाँ पे मार गिराता है और बड़े उस डिसेबल से कहता है कि अब तुम सेफ हो। ये सभी लोग अभी यहाँ पे कियानी को लड़की समझ रहे थे तो उसे सिस्टर कह जा रहे थे। उनमें से एक यूनियन के ऊपर हमला करता है तो यूनियन कियानी से कहता है कि मैं सभी डिसेबल्स को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूं, उन्हें बचा के रखो, तब तक हम इन सभी बीस्टों के साथ में भिड़ते हैं। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि सारे बीस्ट एक साथ कियानी के ऊपर हमला करने वाले थे और कियानी यूनियन से कह रहा था कि अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में चिंता ना करो। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और बड़े इजीली यहाँ पे उन सभी बीस्टों को मार गिराता है। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। हालांकि कियानी अपना रोला जमाते जा रहा था, जो भी डिसेबल थे वो सभी उसे यहाँ पे अनस्टॉपेबल ही बोले जा रहे थे कि ये यहाँ पे यूजुअल की लेगेसी को कैरी करेगी। तो ये क्या लोगों से कहता है मेरी तारीफ को चलता है लेकिन साले की तारीफ ना करना मेरे सामने। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये लोग यहाँ पे मौज काट रहे हैं, साला हरामी ये जो यहाँ पे गया। लेकिन हम लोग यूजुअल को देखते हैं जो कि किसी एनर्जी फ्लक्चुएशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और वो सिस्टम से पूछ रहा था कि ये रास्ता है ना भाई। सिस्टम आगे से कहता है हाउस यही है, बस चलते रहो, मंजिल तुम्हें सामने ही मिलेगी, तुम्हारा नया मिशन सामने ही है। इसके बाद अगला सीक्रेट रियलम एकदम गहराई के अंदर का होता है जहाँ पे हम लोग ग्रैंड लो इमॉर्टल ट्री को देख पाते हैं और उसके ऊपर हम लोग उसके फल को भी पकता हुआ देखते हैं जो बस पकने ही वाला था। इसलिए यहाँ पे कई सारे मेहमान भी आ गए थे जो कि उस फल के पकने का इंतजार कर रहे थे। इनकी बातों से पता चलता है कि ये फल पकने की वजह से यहाँ पे सीक्रेट रियलम खुल चुका है और इसी वजह से इंसान उन लोगों के लैंड के ऊपर आ गए हैं। इसलिए इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इंसानों के साथ निपटना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग स्टीन ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं जो कि यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन पे था और इसी के नीचे हम लोग 20 टाइप के चीफ्टन को देखते हैं और ये भी यहाँ पे परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन पे था। लेकिन इसका मानना ये था कि इन लोगों को पहले यहाँ पे फ्रूट को खाना चाहिए जिसके बाद वो लोग इंसानों के साथ निपट लेंगे क्योंकि फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद इन लोगों के अंदर में यहाँ पे इमॉर्टल बॉडी की पावर आ जाएगी। इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि इंसान इनके पैरों तले चींटी के बराबर और कुछ भी नहीं रहेंगे। इसके बाद हम लोग फेदर ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं और ये भी उस लेवल पे है जिस लेवल पे बाकी है और इसके बाद उसमें पता चलता है कि इस फल को इन लोगों के मुंह पे आए उससे पहले किसी चूहे ने लपेट लिया है। इसलिए अब जो यहाँ पे इमॉर्टल ट्री का जो फ्रूट है वो उसके पेट के अंदर पक रहा है। इसके बाद हम लोग हॉर्न ट्राइब के चीफ्टन को भी देखते हैं और उसके नीचे हम लोग स्केल ट्राइब चीफ्टन को भी देखते हैं। अब लोगों की नजर यहाँ पे फ्रूट के ऊपर 24 घंटे थे लेकिन एक सेकंड के अंदर ही चूहा और फ्रूट को लपेट गया और अब ये बेचारे यहाँ पे चूहे के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको यहाँ पे ट्री की प्रोटेक्शन मिली हुई है। इसलिए वो उल्टा इनके ऊपर बैकफायर कर जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वुड ट्राइब के चीफ्टन को भी देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि रुक जाओ, जैसे ये फ्रूट को यहाँ पे अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगा तो इसे हम इस क्रीचर को पकड़ लेंगे यानी कि चूहे दादा को। इसके बाद इसके एसेंस को यहाँ पे रिफाइन कर लेंगे जिसके बाद हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस टाइप का चीफ्टन आगे से कहता है कि हमें चूहे को हर जाना मारना पड़ेगा इसके भूखल पड़ने की वजह से। इसके बाद हम लोग चूहे भाई साहब को देखते हैं जो कि फ्रूट को अच्छे से डाइजेस्ट कर चुके थे यानी पचा चुके थे। इसके बाद वो गहरी नींद लेके उठते और कहते हैं मैं अच्छी नींद सोया, लेकिन इसकी कुछ ज्यादा देर तक टिकती नहीं क्योंकि वो सभी चीफ्टन उसे घूरे जा रहे थे इसको कच्चा ही चबा जाएंगे। इसलिए वो बेचारा घबराते हुए कहता है कि भाई अब मुझे कुछ चाहिए क्या, लेकिन मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। इसके तुरंत बाद ये साला पिकाचू के अंदर बदल जाता है और बिजली की रफ्तार से यहाँ से भाग जाता है इन लोगों की आंखों के सामने हाथ को या मुंह लगाया इनकी कहानी है। मतलब ये बिजली की रफ्तार फ्रूट की पावर की वजह से आई थी। वो ट्राइब का चीफ्टन आगे से उसे पकड़ते हुए कहता है कि उसे ताकना बंद करो, जल्दी से पकड़ो उसे। लेकिन चूहे के अंदर बड़ा दम था भाई, बहुत तेजी के साथ भाग रहा था, ये लोग उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। चूहा इन लोगों से कह रहा था कि यार मैंने तो कुछ कहा भी नहीं यार, बैठ के बातें करते हैं कहीं पकड़ पकड़ के ले लो। लेकिन तभी वो चूहा अचानक से फ्रूट की एक और पावर का इस्तेमाल करता है जो कि टेलीपोर्टेशन या फिर स्पेस पोर्टल था यानी कि सामने की तरफ एक पोर्टल खुलता है जिसके बाद वहां से क्लच मार के दूसरी तरफ निकल जाता है और वो ट्राइब का चीफ्टन बस ये देखते ही रह जाता है। इसके बाद ट्राइब की यहाँ पे चीफ्टन आती है जो कि ऊपर से अटैक करते हुए कहते हैं कि इसने फ्रूट से एक दूसरी पावर भी हासिल कर ली है, हमें इसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि हमारी ही लंका लगा दे। फिर चूहे भाई सब इस अटैक को यहाँ पे डॉज नहीं कर पाते और वो सीधा उनको जाके लगता है जिसके बाद वो खटाक से दूर जाके गिरते हैं और ये बेचारा चीख के कह रहा था कि इसको चूहा भैया नहीं बननी, अभी भी जीना है, अभी तो इसने शादी भी नहीं की। तभी चूहे के पीछे यहाँ पे स्टोन ट्राइब का चीफ्टन आता है जो कि आगे से सोनिक अटैक करता है जिससे चूहा एकदम छोटी हो जाता है और धड़ाम से दूर जाके गिरता है पेड़ के नीचे और नीचे गिरने से ये चारों खाने चित हो जाता है जिससे कि नीचे यहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं। भागने ना देना सालों को, अभी हमें इसे रिफाइन करना है। चूहे का नाम यहाँ पे मौजी है, ऑफ कोर्स चूहा ही है और मौजी लोगों से ये कह रहा था कि वो तो तुम्हारे नाम पे भी नहीं था, मैंने खाली इसमें कौन सी बुरी बात है। इसमें वो ट्राइब का चीफ्टन आगे से बताता है कि उस ग्रैंड फ्रूट के अंदर यहाँ पे पूरे ग्रैंड लो ट्री की पूरी पावर्स यानी कि वो खुद में ये पूरी सीक्रेट रियलम है उस फ्रूट के अंदर और जब उस फ्रूट को यहाँ पे कंज्यूम करेगा उसके पास यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी आ जाएगी, द सुप्रीम फिजिक ऑफ कुलून रियलम। और कई सारे से इन लोगों के क्लैंस यहाँ पे उसे गार्ड करते हुए आए थे लेकिन चूहे ने उन्हें यहाँ पे चुरा लिया यानी कि उस फ्रूट को, तो फिर चूहे को यहाँ पे भाई जाना तो देना ही पड़ेगा अपनी जान देके। और वो लोग उसे ये भी कहते हैं कि फ्रूट वापस करो इससे पहले कि हमें अंदर से निकालना पड़े चीर फाड़ करके। इसमें मौजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और आगे से कहता है उसे पता ही नहीं था कि ये मामला इतना ज्यादा सीरियस है और वो आगे से कहता है कि अभी उसे और जीना है, अभी उसे 2-3 चूहे पालने हैं और तो छोटे छोटे चूहे चाहिए उसको। लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये सपना अगले जन्म में पूरा करना, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो ना जाता है जो कि स्टोन ट्राइब के चीफ्टन के ऊपर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। और ये जो सिस्टम से पूछता है ब्रो तुम्हें पक्का यकीन है कि वो एनर्जी फ्लक्चुएशन इसी चूहे की बॉडी के अंदर से आ रहा है। इसमें सिस्टम ये को बताता है कि हां इस चूहे ने यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल फ्रूट को निकाल लिया है तो इसी के बाद अब यहाँ पे ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी आ गई है और इसके पास इमेंस पोटेंशियल है। साथ में वो यहाँ पे ये जो एक नया मिशन में देता है कि अब उसे यहाँ पे चूहे को अपना नया डिसाइपल बनाना पड़ेगा। वो पे जो नीचे मौसी की तरफ देखता है तो ये बेचारा चिक चिक के रो रो के कह रहा था कि बचा लो मुझे, ये लोग मुझे खाना चाहते हैं, मुझे चूहा बिरयानी नहीं बनना और ना ही चूहा डेजर्ट बनना है। तो ये जो आगे से कहता है डे जाओ साला मैं हर दिन डिसाइपल्स को ही बचाते रहता हूं। तो ये जो आगे से कहता है कि यहाँ पे कियानी एक नंबर का रेबेलियस यानी कि बगावती कभी भी धोखा दे सकता है। तो मौसी पूरी तरीके से एकदम आज्ञाकारी है यानी कि दोनों परफेक्ट मटेरियल रहेंगे। फिर भी इस टाइप का चीफ्टन आगे से ये जो ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हजाना मारना पड़ेगा, हम लोगों के काम में दखल अंदाजी करने का। ये जो अपने एक हाथ से उसकी गंडासे को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये चूहा मेरा है और मैं अच्छे मूड में हूं तो यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं अपना मूड बदल लूं। इस पे स्टोन का चीफ्टन आगे से कहता है कि तुम्हें बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे ही हो हमारी तरीके, तुम्हें क्या लगता है कि तुमको ज्यादा स्पेशल हो, हम सब एक साथ आ जाए तुम्हारी चटनी बना देंगे और उसे यहाँ पे रोटी के साथ लपेट भी जाएंगे। इस पे ये जो सीरियस हो जाता है जिसके बाद वहाँ पे 20 टाइप के चीफ्टन के पेड़ के ऊपर पाम अटैक करता है और एक ही पाम अटैक से वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे। वो भी कहता है कि इसके सिंपल से पाम अटैक के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। इसके बाद फर्दर टाइप के चीफ्टन ये जिनके ऊपर
हमला करते हुए अपने ह्यूमन ब्रदर से हमला करती है और साथ में वो ट्राइब ऑफ चीटन भी अपने बेलों के साथ में येजन के ऊपर हमला करता है। इस पे येजन आगे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई, कितनी देर से बोलना अच्छे मूड में, मूड खराब कर दिया ना मेरा, अब सहो। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक के अंदर उन लोगों की हवा खस्ता हो जाती है। स्टोन ट्राइब ऑफ चीटन आगे से यहाँ पे अपने स्टोन की सील बनाता है और अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो ट्राइब ऑफ चीटन वो यहाँ पे इन लोगों को अपनी एनर्जी दे रहा था, यानी कि लाइफ फोर्स एक तरीके से, जिससे लोग अभी तक यहाँ पे येजन के अटैक को होल्ड करे जा रहे थे। ये उन लोगों से कहता है काफी अच्छा टीम अप है, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है कि मेरे सामने टिक सको। जिसके बाद येजन अपने नए रिवॉर्ड को चेक करना चाहता था जो उसे हाल में मिला है, सेलेस्टियल एम्प्रेस धर्मा फॉर्म या फिर धर्मा बॉडी। वो येजन जैसे यहाँ पे सेलेस्टियल एम्प्रेस धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरा इतना भयानक था कि ये सभी घबरा गए थे। ये आगे से कह रहे थे कि इसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो हम चीटियां है चीटियां। वो येजन ने जब धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल किया था तो फिर ये उन लोगों के सामने बाकी सभी कल्टिवेटर्स को भी दिखाई दे रही थी। हम लोग पैट्रियास को देखते हैं, मूवी माउंटेन वाले, वो आगे से कहते हैं कि ये धर्मा फॉर्म तो यहाँ पे हैंगिंग डंबल से धर्मा फॉर्म से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और पैट्रियास ये सोच रहा था कि अब सीरियल के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कौन आ गया, और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अपना येजन है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि उसके पास इतनी पावरफुल एबिलिटीज आ कहां से रही है इस छोटी सी डोमेन के अंदर। हम लोग कियानी को देखते हैं और वो भी उड़ते हुए अपने अंदर ये सोच रहा था ये भी उसकी एक नई टेक्निक है, कितने सीक्रेट दबा के रखे हैं भाई तस्वीर के नीचे इसने। इसके बाद येजन उन लोगों से कहता है कि देखो भाई सेलेस्टियल एम्प्रेस यहाँ पे आ चुका है, अब तुम में से कौन रजिस्टर करना चाहता है बताओ। उन्हीं में से हम लोग स्टोन ट्राइब के चीफ्टन को देखते हैं जो कि येजन के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी लोगों से कहते हैं कि कोई भी डरो नहीं, एक साथ हमला करो। लेकिन जब वो बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके साथ कोई भी नहीं आया था। वो बेचारे काफी ज्यादा घबरा चुके थे कि वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। जिसको देखिए येजन से कहता है पत्थर बाजू तुम्हारे साथ कोई नहीं आया ना, चलो अब आइए हो तो फिर नाइटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिसके बाद येजन धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उससे यहाँ पे हेवंस फिंगर का यूज करता है। वो हेवंस फिंगर जैसे यहाँ पे स्टोन ट्राइब के चीफ्टन के ऊपर करती है तो उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे-धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाती है और बंदा हवा में ही गायब हो जाता है। येजन यहाँ पे नहीं रुका था, जिसके बाद वो लोगों के ऊपर पाम अटैक भी करता है। इसको देख के बाकी ट्राइब के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बवाल मचा दिया यहाँ पे। तो लोग येजन से कह रहे थे कि बस करो भाई हमारा हो गया, अब इस वार को यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन येजन को इनको कहा कोई बात सुनाई देती है। वो लोगों के ऊपर एक ही पाम अटैक करता है और बस एक ही पाम अटैक के अंदर ये पांचों के पांचों ढेर हो गए थे, नीचे कुछ भी नहीं बचता। बस येजन आगे से कहता है कि धर्मा फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसकी एनर्जी को बहुत जल्दी यहाँ पे खींचती है, इसलिए वो इसका यहाँ पे ओवर यूज नहीं कर सकता है। इसके बाद येजन आगे से कहता है कि चलो अब डिसाइपल से मिलने का समय आ चुका है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तब तक मौजी वहां से गायब हो चुका था, वो भी बिजली की रफ्तार से पिकाचू के अंदर बदल के। येजन आगे से कहता है बड़ा आसान था, मुझसे मेहनत के साथ भाग गया। इसके बाद हम लोग मौजी को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से भागते जा रहा था और यहाँ पे येजन से ज्यादा घबरा गया था, हार्ट अटैक आ गया था, बस मुंह में आके रुक गया। वो मौजी भी नोटिस करता है कि उसकी यहाँ पे फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो गई, यानी कि स्टोन ट्राइब के चीफ्टन ने इसके ऊपर घुसा मारा था ना तो भी इसे कुछ भी नहीं, ऊपर से स्पीड तो बढ़ी गई है। इससे भी पता चल जाता है कि ये शक्ति यहाँ पे फ्रूट की पावर से आ रही है। लेकिन जब मौजी को महसूस होता है कि ये उसके पीछे आ गया और वो काफी ज्यादा करीब आ रहा है। इसके बाद हम लोग येजन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सिस्टम की मदद से मौजी का पीछा करते जा रहा था। सिस्टम उसे कहता है कि हां बस तुम्हारे आगे ही है। वो येजन में हैरान है कि यहाँ पे मौजी के पास इतनी ज्यादा पावर सिर्फ उस फ्रूट की वजह से आ रही है। वो येजन ने फैसला कर लिया था अगर उसने यहाँ पे मौजी को पकड़ लिया तो फिर कोई भी जगह नहीं दिखाई जाएगी। वो हम लोग मौजी को देखते हैं जो दुगनी स्पीड से भाग रहा था, उसे भी पता चला था कि वो उसके करीब आ रहा है और पलक झपकते ही येजन उसके सामने भी आ जाता है तो भागने की कोई भी जगह नहीं बची, तो इसके यहाँ पे मुंह बन जाता है। इसके बाद येजन उसको यहाँ पे पूंछ से पकड़ता है और ऊपर उठा लेता है, जिसमें वो कांपते हुए कहता है कि उसे मारना नहीं है। तो येजन उसे कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सर्व करोगे, मेरे डिसाइपल बनोगे, तो फिर भाग क्यों रहे हो। जिसमें मौजी आगे से बताता है कि वो डर गया था क्योंकि यहाँ पे उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही से कैरी है और उसे ये लगा कि वो उसको खाना चाहता है। जिस पे येजन आगे से जीप को फेरते हुए कहता है कि उसने कई सारी चीजें ट्राई की है लेकिन अभी तक चूहा ट्राई नहीं किया, क्या पता चूहे का भी टेस्ट बढ़िया ही आता हो। जिसमें मौजी और ज्यादा घबरा जाता है और वो आगे से कहानी बनाने लगता है कि उसका मीट यहाँ पे खट्टा होगा, ना खाओ एकदम घटिया रहेगा, इससे तुम्हारे पेट के अंदर गैस बनेगी और तुम पकौड़े खिलाओगे, ना खाओ। इस पे येजन उसको और भी ज्यादा डराते हुए कहता है कि अब तो और मजा आएगा, मुझे ये सब चीजें पसंद है। जिसके बाद उसे कहता है कि आ रहा हूं। जिसमें मौजी कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और डर के मारे बेहोश हो जाता है बेचारा। वो येजन आगे से कहता है ग्रैंड लो इमॉर्टल बॉडी का होल्डर कुछ ज्यादा ही डरपोक है भाई, तो थोड़ी में ही इसकी फट गई। हालांकि उसको मौजी काफी ज्यादा पसंद आया था क्योंकि वो क्यूट था। अब एकदम गुलू मुलू चूहा तुम्हें पसंद क्यों नहीं आएगा, ऊपर से सफेद कान गुलाबी है। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है जहां पे येजन तो खाना पका रहा था और साइड में मौजी पड़ा हुआ था बेहोश। तभी उसकी नाक के अंदर खुशबू आती है पकने की तो वो उठ के बैठ जाता है, ये कहते हुए कि जिंदा हूं मैं। लेकिन जब अपने सामने यहाँ पे खोलता हुआ पतीला देखता है तो उसको ये लगता है कि येजन उसकी कड़ी बनाने वाला है। लेकिन येजन उसे कहता है कि घबराओ नहीं, कोई भी तुम्हें खाएगा नहीं। इसके बाद मौजी की नजर यहाँ पे पकते हुए मीट के ऊपर जाती है तो येजन उसको मीट करते हुए कहता है खा लो भाई। तो मौजी जैसे ही मीट को चेक करता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। वो आगे से कहता है किसका मीट है ये, आज तक उसने इतना स्वादिष्ट मीट कभी नहीं खाया। जिसपे येजन आगे से बताता है खरगोश का है। इसमें मौजी आगे से कहता है कि बनीस तो क्यूट होते हैं, उन्हें क्यों खाया जाए। इसमें येजन पीछे से कहता है कि ना मौजी को खाया जाए, उसको ट्राई किया जाए। इसमें मौजी आगे से एकदम पल्ला झाड़ लेता है, ये कहते हैं मौजी तो यहाँ पे बनीस से खराब रहते हैं, बनीस को ही खाओ। इसके बाद वो येजन से कहता है क्या उसे एक और बाइट मिलेगी। इसमें येजन से कहता है ले लो ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा और टीचर भी, तुम्हें ये मंजूर है। मौजी आगे से मना करने लगता है कानून छाटते हुए कि मैं तो बढ़िया नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं वगैरह वगैरह। इसमें येजन से कहता है बकवास बंद करो, अगर तुम मेरे डिसाइपल बनोगे तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं और ऊपर से तुम्हें खाने को भी बढ़िया मिलेगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। जिसके बाद उसे यहाँ पे करो या मरो वाली चॉइस देता है। ऑफ कोर्स इसमें मौजी यहाँ पे मरो वाली चॉइस को छोड़ के करो वाली चॉइस को एक्सेप्ट करता है और वो तुरंत यहाँ पे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसमें येजन से कहता है कि चलो अब जल्दी से बो करो। जिसमें मौजी एकदम सीरियस होकर यहाँ पे येजन को बो करता है। इसके बाद येजन को उसको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि था एक सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी 5 साइकिल्स ऑफ इनहाइलेशन। 5 साइकिल ऑफ इनहाइलेशन अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को मिटा देंगे और एकदम मैसिव डैमेज करेंगे। साथ में उसको यहाँ पे बोनस गिफ्ट भी दिया जाता है जो कि ग्राउंड स्ट्रक्चर था, ये खास यहाँ पे मौजी के लिए ही था। और साथ में येजन को बड़े प्यार से कहा जाता है कि अपने डिसाइपल को अच्छे से ट्रीट करो, नो एनिमल अब्यूज। जिसमें येजन आगे से कहता है एबिलिटी के लिए शुक्रिया लेकिन सिस्टम तुम मेरी यार नोबल कैरेक्टर को बेइज्जती करो, मैंने कभी भी अपने पेट्स को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया। क्योंकि येजन हवा में मुचला रहा था इसलिए मौजी से पूछता है कि मुझसे बात कर रहे हो क्या। तो येजन इस बात को गोली मारता है और उससे कहता है कि ये लो मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन मैनुअल दे रहा हूं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल्स में से एक बनना। एक तो है लेकिन 2 कोड़ी का है वो। इसके बाद येजन यहाँ पे मौजी के अंदर उसका मैनुअल स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्रिंट कर देता है जिससे मौजी को यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन टेक्निक और स्ट्रक्चर मिल जाता है। जिससे मौजी की एबिलिटी पहले से और भी ज्यादा बढ़िया हो जाती है और वो यहाँ पे येजन को शुक्रिया कहता है। येजन से कहता है ठीक है लो बैठ जाओ आराम से खाना खाओ। इसके बाद वो यहाँ पे मौजी को एक बॉल सूप देता है तो मौजी उसे पी के एकदम टन हो जाता है और ये भी कहता है कि वो किसी न किसी दिन येजन को यहाँ पे रीबी करेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ही जो यहाँ पे सीक्रेट लेंथ है वो यहाँ पे टूटने लगती है, ब्रेक होने लगती है, कोलैप्स करने लगती है। तो सिस्टम येजन से कहता है कि ग्रांड लूट्री का जो लाइफ स्पैन था वो खत्म हो चुका है, इसलिए सीक्रेट यहाँ पे कोलैप्स कर रही है और वो येजन से कहता है कि तुरंत निकलो यहाँ से। इसलिए येजन मौजी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम रोक क्यों रहे हो, क्योंकि मौजी का ये घर एक तरीके से वो भी टी से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। येजन उसे ये बात कहता है लेकिन उसे ये भी समझाता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो हम सब लोग मारे जा सकते हैं। इसके बाद वो यहाँ से टेलीपोर्ट करता है और बाकी लोगों के पास आता है। इन लोगों को भी यहाँ से निकलना था, सिर्फ इन्हीं का सेक्टर बाकी है लेकिन बाकी लोग जा चुके हैं, लेकिन ये लोग येजन की वजह से रुके हुए थे। तभी येजन यहाँ पे आ जाता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि ये तुम्हारे हाथों में क्या चीज है भाई। येजन लोगों से कहता है कि ये मेरा नया डिसाइपल है। यूनियन से पूछता है कि तुम्हारा दूसरा डिसाइपल कहां पे है और वो मनगंदा सोचता है इसका पहला डिसाइपल यहाँ पे एक सुंदर ब्यूटी था भाई, वो लड़का है एकदम मॉन्स्टर स्लेड के सामने और दूसरा एक राइट जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। येजन लोगों से कहता है कि वो पहले ही बाहर जा चुका है इसलिए हम लोगों को भी बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाते हैं। तो येजन और बाकी सभी लोग जैसे सीक्रेट रियलम से बाहर निकलते हैं तो बाकी जो पैट्रियास थे वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसी की वजह से इन लोगों को कई सारे ट्रेजर्स मिले थे। इसके बाद कियानिया भी येजन के पास आ जाता है तो येजन उसे यहाँ पे मौजी से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा पहला डिसाइपल, इसे अच्छे से ट्रीट करना। बाद में मौजी एक फीमेल है लेकिन कियानिया मौजी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसा डिसाइपल है भाई, क्योंकि मौजी के अंदर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं थी। येजन उसे नीचे फेंकता है तो ये आराम से मुंह के बल गिरता है। इसके बाद लोगों की आंखों के सामने ही यहाँ पे जो सीक्रेट रियलम था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे मौजी के टच में बहने लगते हैं क्योंकि वो उसका करता। लेकिन सीक्रेट रियलम डिस्ट्रॉय होने से पहले उसके अंदर जो भी ट्राइब थे, जो भी मॉन्स्टर थे, वो सभी यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जो भी रेसेस थी वहाँ पे। तो आउटसाइड वर्ल्ड की यहाँ पे जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो काफी ज्यादा पतली थी सीक्रेट रियलम के मुकाबले। और एक हिसाब जैसा बीस्ट आगे से कहता है कि ये 2 टांग वाले बीस्ट इंसान है ना, ये इतने कमजोर क्यों है। तो राइनो बीस्ट आगे से कहता है कि हमें ये जगह अटैक करनी पड़ेगी और इन लोगों का घर छीनना पड़ेगा। तो एक खूबसूरत फीमेल भी थी, वो आगे से कहती है कि इनको सबसे पहले गुलाम बनाते हैं, इसके बाद हम सोचेंगे कुछ और। तो ये सभी मिलकर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि अकेले इस पूरे वेस्टलैंड को डोमिनेट कर सकते हैं अगर ये कुछ ना करे तो। इसलिए यूनियन और बाकी सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इनकी स्पीसीज यहाँ पे एशियन स्पीसीज थी जो रियलम के घर में रह के कल्टीवेट करते हैं। इनमें से कई सारे नासन सोल स्टेज पे थे और कई
कई सारे बॉडी इंटीग्रेशन लेवल पे थे। यूनियन बताता है कुल रियलम के अंदर कई सारी रेसेस हैं। स्टोन टैबलेट के मुताबिक ये सभी रेसेस यहाँ पे कॉस्मोस से बाहर निकाल दी गई थी, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अंधकार में रहकर कल्टीवेट करते हुए आए हैं। इसलिए अगर वो एक साथ यहाँ पे इन लोगों के वेस्टलैंड के ऊपर हमला करें तो फिर उनके पांचों सेक्टर मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। इस पे जाओ यूनियन से कहता है कि तो फिर हम लोगों को फाइट की जगह पे नेगोशिएट करना चाहिए ना। जिस पे यूनियन आगे से बताता है कि ये नामुमकिन है। पहले तो वो बारबरिक है, यानी कि ज्यादा सोचते नहीं, एक तरीके से जंगली, और ऊपर से इन लोगों ने यहाँ पे उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया है, तो वो लोग बदला लेने के लिए इनके घरों को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। जिससे वहाँ पे जो भी कल्टीवेटर थे वो सभी पैनिक करने लगते हैं। लेकिन उस जगह पे पैट्रियार्च आगे से कहते हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक उन लोगों के साथ यहाँ पे येजुन है तब तक उनका कोई भी बाल विभाग नहीं कर सकता है। इस पे आप सभी लोग यहाँ पे येजुन की बातें करने लगते हैं कि येजुन के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे, ये उसके मुकाबले की ही नहीं है। इसके बाद वो सभी येजुन को यहाँ पे नारा लगाने लगते हैं। मैं कियानी अपने मन के अंदर सोच रहा था इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ये लोग इसे दे तो रहे हैं, लेकिन ये सच में इतने सभी लोग को हैंडल भी कर पाएगा? इतना कम नहीं था तो फिर यहाँ पे सिस्टम उसकी परेशानी बढ़ा देता है। और वो येजुन को बताता है कि उसका नया मिशन यहाँ पे ये है कि उसे यहाँ पे जो 1 लाख लूटियाना नेटिव्स यानी कि रहने वाले हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे येजुन का सेक्टर ज्वाइन करवाना है। येजुन की मर्जी से यहाँ पे वो कोई भी वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पे येजुन सिस्टम से कहता है ब्रो आर यू जो मेकिंग अ जोक? फाइटिंग करना तो पहले से ही मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें मुझे यहाँ पे मनाना भी पड़ेगा कि वो लोग सेक्टर को भी ज्वाइन कर लें। इस पे सिस्टम तो चमकते हुए कह देता है कि भाई अभी अपने पता लगाओ, हमारा काम इतना ही था। इसके बाद हम लोग मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनमें से एक वीरम्बार आगे बढ़ता है जो कि आगे से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड ये हो क्या, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। इस पे येजुन भी आगे से कहता है हां मैं ही हूं। और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इन सभी लोगों को यहाँ पे सेक्टर के अंदर ज्वाइन करवा भी पाएगा, और ऊपर से कई लोग सेक्टर के अंदर फिट भी होंगे। दिखने में तो एकदम बिजार लग रहा है कि कहना ही नहीं मानेंगे। फिर इसके बाद जितने भी लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि किसी फर्क पड़ता है ये अकेला या फिर दुकेला है। पहले यहाँ पे परफेक्ट इंटीग्रेशन बॉडी के अंदर हो, लेकिन इसके बावजूद ये हम लोगों को अकेले थोड़ी नहीं हरा सकता है। एक साथ हमला करेंगे, इसकी चटनी बना देंगे। इसके बाद वो सभी भी एक साथ यहाँ पे येजुन के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पे येजुन को बस एक ही परेशानी थी कि वहाँ पे फाइट तो कर सकता है, लेकिन उनको मनाएगा कैसे उसका सेक्टर ज्वाइन करने के लिए, और उसे ये सब कुछ इंपॉसिबल लग रहा था। वहीं पे हम लोग मौजी को देखते हैं जो कितनी दूर से सब कुछ देख रहा था, और जब वो यहाँ पे येजुन को फाइट करता हुआ देखता है तो उसे यही लगता है कि येजुन शायद से हार जाएगा, और उसे वो पल याद आने लगते हैं जब येजुन ने उसकी मदद की थी। इसलिए वो यहाँ पे उसे अकेला लड़ने नहीं देता है और येजुन की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है। ये कहते हुए कि आ रहा हूं आपकी मदद करने के लिए। इसके बाद वो डायरेक्ट येजुन और उन लोगों के बीच में ही आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि फाइट करना बंद करो। लेकिन उन लोगों को कहां कुछ दिखाई दे रहा था। वो लोग यहाँ पे मौजी को भी लपेट लेते हैं, लेकिन उससे पहले मौजी यहाँ पे ग्रैंड इमॉर्टलिटी की पावर्स का यूज करता है, और जब वो यहाँ पे पावर्स को यूज करता है तो वो यहाँ पे ग्रैंड इमॉर्टल की ऑरा को रिलीज कर रहा था, जिससे सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे हैरान यूनियन हुआ था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे मौजी के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसका ऑरा यहाँ पे इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो यहाँ पे अपने घुटने भी टेक सकता है। तो ये सभी जब यहाँ पे मौजी के ऑरा को महसूस करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये ग्रैंड लूटी का इमॉर्टल ऑरा है। इससे इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों के ग्रैंड लूटी ने इन्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे अपने घुटने टेक देते हैं और यहाँ पे ग्रेट टी से कहते हैं कि हमें अपना रास्ता दिखाओ, हमें बताओ कि हमें कहां पे जाना है। वहीं पे कियानी अपने मन के अंदर ये सोचता है कि जैसा कि उसने सोचा था कि यहाँ पे उसका मास्टर हमेशा सरप्राइज से भरा पड़ा रहता है, लेकिन अब येजुन के लिए यहाँ पे परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि ग्रैंड लूट फ्रूट यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड लूट फ्रूट नहीं था, वो यहाँ पे उस टी का रिकॉर्डेशन भी था, यानी कि ग्रैंड लूट इमॉर्टलिटी का रिकॉर्डेशन वो फ्रूट था जिसको यहाँ पे मौजी ने खा लिया है। क्योंकि मौजी ने उसे खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पे मौजी के अंदर से ही पैदा होगा। यानी कि एक तरीके से मौजी के अंदर 2 विल है, यानी कि 2 सोल्स हैं जिनमें से एक इस बॉडी के ऊपर राज कर सकती है, चाहे तो मौजी की कॉन्शियसनेस करेगी या फिर टी की लीडिंग विल करेगी, डिपेंड ऑन कौन सी सोल ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मौजी के हालात देखने में ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे टी उसके में से एक इस बॉडी के ऊपर राज कर सकती है, चाहे तो मौजी की कॉन्शियसनेस पे मौजी ने खा लिया है, क्योंकि मौजी ने उसे खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पे मौजी के अंदर से ही पैदा होगा। यानी कि एक तरीके से मौजी के अंदर 2 विल है, यानी कि 2 सोल्स हैं जिनमें से एक इस बॉडी के ऊपर राज कर सकती है, चाहे तो मौजी की कॉन्शियसनेस करेगी या फिर टी की लीडिंग विल करेगी, डिपेंड ऑन कौन सी सोल ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मौजी के हालात देखने में ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे टी उसकी सोल के ऊपर भारी पड़ रहा है, और येजुन को भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे टी की जो सोल है वो अनलॉक हो रही है और वो मौजी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। इसलिए येजुन मौजी को बार-बार जगाने की कोशिश कर रहा था। ये कहते हुए कि जवाब दे भाई, आवाज नहीं सुनाई देगा, और येजुन के बार-बार चिल्लाने की वजह से मौजी की सोल यहाँ पे कमजोर नहीं होती और ना ही वो सोता है। इसलिए इमॉर्टलिटी की विल मौजी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाती है और मौजी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखे रहता है। इसलिए मौजी यहाँ पे पूरी तरीके से तंदुरुस्त था। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और येजुन से कहता है कि वो पूरी तरीके से जागा हुआ है, जिस पे येजुन से कहता है बढ़िया है, मुझे तो ये लगा कि अब टी को पालना पड़ेगा चूहे की जगह पे। अब क्योंकि मौजी ने यहाँ पे टी की सोल के ऊपर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे एक तरीके से फ्री है और इन सभी बीस्टों का गाइड भी और पावरफुल लीडर भी। और क्योंकि मौजी ने यहाँ पे येजुन के सामने अपने घुटने टेके थे, इसलिए वो सभी हैरान थे कि 2 पैरों वाला बीस्ट यहाँ पे ग्रैंड टी का मास्टर कैसे हो सकता है। इसके बाद येजुन मौजी का इस्तेमाल करते हुए मौजी से कहता है कि वही बोलना जो मैं बोलने वाला हूँ। इसके बाद मौजी बोलता जरूर है लेकिन शब्द यहाँ पे येजुन के थे, बिल्कुल 3 इडियट्स के तरीके। भाई वो बोल रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं। इसके बाद मौजी उन लोगों से ये कहता है कि रियल पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय चुका है हेवन की मर्जी से, लेकिन डरने की बात नहीं, इमॉर्टलिटी एक मौजी ने नहीं छोड़ा है, वो कभी भी अबंडन नहीं करेगा। इसके बाद येजुन आगे से कहता है कि उन लोगों ने अपने घरों को खो दिया है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेक्टर उन लोगों के लिए सेंटर बनेगा और उन लोगों को रहने की जगह देगा। और वो लोगों से कहता है कि हम लोग इसी तरीके से एक साथ खड़े रहेंगे। इसमें मौजी पीछे मुड़ता है, कहता है ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जो बीस्ट थे उन्हें मंजूर नहीं था वो किसी इंसान के नीचे कैसे रह सकते हैं। लेकिन मौजी पीछे मुड़ के उन्हें घूरते हुए कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है। इस पे वो बीस्ट यहाँ अपने ग्रैंड के खिलाफ थोड़ी नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो भी लोग यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। इससे येजुन का जो मिशन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसे यहाँ पे एक सनडाइल मिलता है। अब ये एक तरीके से पॉकेट स्पेस है जिसके अंदर का 100 साल यहाँ पे बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर रहेगा। वो येजुन के लिए ये तो पूरी तरीके से यूजलेस ही था, क्योंकि उसके पास पहले से यहाँ पे स्ट्रेंथ और एडवांटेज है, यानी कि कोई उससे पावरफुल होगा तो फिर उसकी स्ट्रेंथ उसे मिल जाएगी। इसलिए वो यहाँ पे घंटों बिता के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, लेकिन उसके डिसाइपल्स और उसके यहाँ पे जो सेकमेट्स हैं यानी कि यूनियन और बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी रह सकता है। लेकिन वो यहाँ पे कियानी को पहले नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो तरीके से लीज आदमी है, कभी भी धोखा दे सकता है। वो कियानी जब येजुन को इस तरीके से अपनी ओर घूरते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, गुस्से में क्यों है भाई। लेकिन यूनियन को देखते हैं और इसका खुशी का ठिकाना नहीं था। ये काफी ज्यादा खुश था कि इतने पावरफुल लोग उसके परफॉर्म ह्यूमन सेट को ज्वाइन करने वाले हैं। वो पैट्रियार्च और बाकी सभी लोग भी खुश थे कि उन लोगों का बेस्ट पूरी तरीके से सही सलामत है, उन लोगों के सेट को भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। वो मौजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी वजह से ही सभी लोग उसका कहना मान रहे थे। जिस पे येजुन मौजी की तारीफ करता है ये कहते हुए तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। और इसके बाद वो मौजी से ये भी पूछता है कि ग्रैंड लूटी की विल क्या तुम्हें भी परेशान कर रही है। जिसमें मौजी आगे से बताता है कि जब से वो जागा है तब से वो यहाँ पे शांत पड़ा हुआ है और उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो फिर येजुन से कहता है तो फिर कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं चिल करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। इसके बाद अगले दिन इमॉर्टल सेट के स्क्वायर का होता है जहाँ पे जाओ के साथ में उसकी जली भुनी बोर्ड आती है। वह सभी लोग जाके उस बोर्ड को चेक करते हैं तो फिर वहाँ पे सिर्फ होली सर एक जाओ ही था जो कि यहाँ पे हारी हुई स्टेट के अंदर था। वो सभी लोग उससे पूछते हैं कि वेस्टलैंड के अंदर क्या हुआ भाई और तुम्हें किसने तेरे से बजा दिया कि तुम फटे हुए ढोल के तरीके लग रहे हो। इस पे येजुन लोगों से कहता है कि वो डायरेक्ट अपने मास्टर से मिलना चाहता है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि उसका ग्रैंड मास्टर जोयांग पहले सर्कुलेशन के अंदर जा चुका है। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं कि बाकी एल्डर्स कहां पे हैं, एल्डर यान कहां पे हैं। इस पे जाओ लोगों को बताता है कि सबके सब मारे जा चुके हैं। इसमें वो पहले तो घबराते हैं और पूछते हैं कि ये किसने किया, हमें सेट को इसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस पे जाओ लोगों को बताता है कि ये सब कुछ परफॉर्मेंस सेट के पीक मास्टर येजुन ने किया है। इसके बाद अगले दिन इमॉर्टल सेट के बाहर के इलाके का होता है और इन सभी लोगों को यहाँ पे एल्डर यान और बाकी सभी लोगों की मौत और हादसे के बारे में पता चल गया था। जिसको सुनकर यहाँ पे पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था और सभी लोग एकदम घबराए हुए थे, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जंग का ऐलान है जो परफॉर्मेंस सेट ने किया था। और क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर का जलवा था इसलिए सभी लोगों को इस न्यूज़पेपर की वजह से पता चल जाता है कि होली सन को तो एक लड़की ने पेल दिया था जो कि अपना किया नहीं था और बचे हुए 9 एल्डर्स को यहाँ पे येजुन ने अकेले हैंडल कर लिया था। वहीं पे सभी लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट परफॉर्मेंस सेट को चीटी के तरीके मसल देगा, क्योंकि फेदर इमॉर्टल सेट एक तरीके से एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ इमॉर्टल्स को ही जन्म दिया जाता है। इसलिए उनकी फाउंडेशन पूरी तरीके से अनमैच्ड है, इसलिए परफॉर्मेंस सेट का कोई चांस नहीं है कि उनके सामने टिक सके। इसके बाद अगले दिन यहाँ पे हैंगिंग टेंपल का होता है, यानी कि वही मॉन्ग वाली जगह जहाँ पे टकलू की मौत के बारे में इन सभी लोगों को पता चल गया था। इसलिए यहाँ पे जो बूढ़ा वाला मॉन्ग था वो आगे से कहता है कि ये जंग का ऐलान है इसलिए हम लोग यहाँ पे खून का बदला खून से लेंगे। इस पे छोटा वाला टकलू आगे से कहता है ठीक है, वो यहाँ पे बाकी लोगों को भेज देगा डीमन को खत्म करने के लिए। इसके बाद अगले दिन यहाँ पे वेस्टलैंड प्रोविंस का होता है और जैसे ही वहाँ पे जो सीक्रेट रियलम थी वो कोलैप्स हुई थी तो फिर उसके अंदर की जो डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो यहाँ पे वेस्टलैंड एरिया के अंदर फैल गई थी। इसलिए एक तरीके से वेस्टलैंड भी एक तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा पड़ा है। और अथर में मुहावरों में समझाता है कि जब एक बड़ी वेल नीचे गिरती है तो चीजें ऊपर उठ जाती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल बेस थे अब वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी वाइटलिटी और कल्टीवेशन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हम परफॉर्म हेवन सेट को देखते हैं, यहाँ के जो भी डिसाइपल थे वो भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और बाकी लूटियाना
सीक्रेट रियलम के जो पावरफुल बीस्ट थे वो भी इन लोगों को ज्वाइन कर दिए थे, तो इनके सेट की पावर अब एक्सप्लोड मार रही है। लेकिन जंग के ऐलान की वजह से काले बादल अभी भी इनके सेट के ऊपर फैले जा रहे हैं। इसके बाद लोग येसुन को देखते हैं, ये कहीं नहीं गया हुआ था, ये घर के अंदर पड़ा हुआ था हमारे तरीके। इसलिए सबको लगा था कि ये भी सर्कुलेशन के अंदर गया हुआ है। इसके बाद लोग मौसी को देखते हैं जो कि येसुन के लिए यहाँ पे बोबा मिल्क टी लेके आता है, और जो भी लोग कहते हैं बोबा मिल्क टी बढ़िया है, मैं बता दूं चाय के सामने कुछ नहीं टिक सकता। वो भी आगे से उस टी को देखता है, चश्मे उतार के तो कहता है स्ट्रॉ डालो यार, तभी तो मजा आएगा बोबा टी वाला। इसके बाद मौसी उसके अंदर स्ट्रॉ डाल देता है और यहाँ पे येसुन बोबा टी के मजे ले रहा था। वो आगे से कहता है ये एकदम मस्त। वो पे मौसी अब येसुन के लिए बावर्ची बन चुका था। येसुन से कहता है कि अगली बार हम 50 नए फ्लेवर्स को ट्राई करेंगे और चॉकलेट सबसे टॉप पे रखना। हम लोगों को पता चलता है कि ये बोबा मिल्क टी कहीं और से नहीं, सिस्टम के डेली चिकन रिवॉर्ड की वजह से आई है। वो पे जो रेसिपी होती है वो यहाँ पे उसकी पास लाइव रेसिपी को भी बीट कर देती है। इस हिसाब से चले तो ये किसी दिन सिगरेट बना लेगा और फूकेगा। वो लोग कीनिया को देखते हैं और इन दोनों का कॉम्बो से बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो आगे से कह रहे हैं कि हिसाब से चले तो ये किसी दिन ठेला भी लगा लेंगे। वो पेज ने उसको भी काम लगा रहा था, ये अपने हाथों से आग निकाल सकता है ना, तो ये ने यहाँ पे मीट पकड़ा दिया तो कह दिया था कि सीखो इसे। ये जो कियानी से कहता है यार थोड़ा धीरे काम करोगे तो ठेले में मदद कैसे करोगे, बर्तन में तो धोने रहते हैं, तो मौसी से भी ज्यादा बेकार काम कर रहे हो। इस पे कियानी हाथों की रफ्तार बढ़ाते हुए कहता है कि समझ जाओ यार। जिसके बाद वो यहाँ पे पका के ये को सर्व करता है और वो भी पूछता है कि बढ़िया है ना, नमक और ज्यादा डालूं कि मिर्च डाल के दूं। इस पे ये आगे से कहता है हां ठीक है। वो पे कियानी भी अब ये से कहता है कि उसे भी मौका मिलेगा सैंडल के अंदर ट्रेनिंग करने का ताकि वो अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बना सके। वो पे से घुरते हुए कहता है कि जल्दबाजी किस लिए है भाई। इस पे कियानी आगे से कहता है लेकिन तुमने सेक्रेटरी और बाकी लोगों को तो अंदर जाने दिया है पहले। इसके बाद ये बड़े उससे कहता है मतलब होता नहीं एकदम सकम चिंता दिखाते हुए कि तुम्हारी जान जा रही तो मैं मर रहा हूं। ये से कहता है कि मुझे भी पावर चाहिए सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पे ये से कहता है रिलैक्स करो मौका आएगा तुम्हारे पास, अभी के लिए तुम मेरे पैर दबाओ। इस पे कियानी का बहुत ज्यादा खून खौल जाता है। वो आगे से कहता है साले, लेकिन हम मौसी को देखते हैं और मौसी इज लाइक लिटिल सिस्टर जो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। वो यहाँ पे ये से कहती है कि इसे जाने दो ना, मैं इसके हिस्से का काम कर लूंगा, सॉरी कर लूंगी। चूहा है ना, जेंडर वाइज कंफ्यूजन। और ये यहाँ पे मौसी का कहना बिल्कुल नहीं डालता, इसलिए वो यहाँ पे कियानी को जाने देता है। ये कहते हुए कि तुम्हारे छोटे भाई ने बोला इसलिए अंदर जाने दे रहा हूं, उसे शुक्रिया कहना ना भूलना। इसके बाद वो से कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो ट्रेनिंग करने आना, मैं चला भाई खाना खाने। हम लोग कियानी को देखते हैं जो मन के अंदर सोच रहा था कि बस समय आने दे। जैसे ही मैं सैंडल से बाहर निकला, अगर मैंने तुझे अपने सामने न झुकाया ना, मेरा नाम भी कियानी नहीं। और ये बहुत गंदा बिगड़ेगा, एकदम गंदा बिगड़ेगा ये। इसके बाद कियानी थोड़ा गुनगुनाते हुए निकल जाता है और पीछे से ये अपने मन के अंदर सोच रहा था देखो तो साले को कैसे तरस आ जा रहा है बगावत के लिए। वो मन के अंदर सोचता है बेटा तुम कितने ही हाथ पैर मार लो मेरे, लेकिन चीट सिस्टम के सामने तुम टिक नहीं सकते, हमेशा झुक के ही रहोगे। इसके बाद हम मौसी को देखकर उसने 50 न्यू फ्लेवर्स के यहाँ पे ड्रिंक्स बना दिए थे और वो साथ में ये पूछता है जली डाल दो मस्त इसके अंदर। इस पे ये उससे कहता है हां यार तुम कुछ भी डालो यार। इस पे मौसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पे ड्रिंक को लपेटने लगता है। वो पे ये आगे से कहता है कि दूसरे लोग बिल्ली पालते हैं और मैं चूहा पाल रहा हूं, एकदम मजेदार। वो बिल्ली का नाम सुन के मौसी दोबारा घबरा जाता है और आगे से कहता है कहां है बिल्ली। इस पे ये उससे कहता है कि यार तुम्हारी बॉडी कितना ग्रैंड इमॉर्टल बॉडी है, तुम्हें बिल्ली से 2 गुना ज्यादा बड़े और ऊपर से तुम्हारे अंदर यहाँ पे 10,000 छोटे रियल लंबे हैं, इसके बावजूद तुम बिल्ली से डरते हो। इस पे मौसी आगे से कहता है कि है तो वो चूहा ही ना, अब उसकी कुड़ी ऐसे की गई है तो क्या ही किया जा सकता है। इस पे ये उससे कहता है कि तुम सैंडलिंग के अंदर ट्रेन क्यों नहीं करते, बाहर के लिए वो सिर्फ एक दिन के बराबर ही तो रहेगा और तुम्हारी ग्रैंड इमॉर्टल बॉडी एकदम से स्काई रॉकेट कर जाएगी और तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन मौसी मना कर देता है, ये कहते हुए अगर वो सैंडलिंग के अंदर चला जाएगा तो फिर उसे यहाँ पे 100 सालों तक ये से मिलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो यहीं पे रहेगा, मस्त ड्रिंक पिएगा, खाएगा पिएगा और मस्त रहेगा। इस पे ये आगे से कहता है ये हुई ना मेरी डिसेबल वाली बात, ना कि किसी दूसरे से के मुकाबले जो सिर्फ पावर का भूखा है। और तब ये नोटिस करता है कि यहाँ पे जो बाकी बीस्ट रहते हैं जो नासन सोल स्टेज पे रहते हैं वो अपनी बॉडी को यहाँ पे सिर्फ कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं और मौसी यहाँ पे नासन सोल लंबे है तो वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं लेता। जिस पे मौसी आगे से बताता है वो बस भूल गया भाई वो। इस पे ये आगे से कहता है ट्राई तो करो, बीवी थोड़ी ना है जो भूल जाओगे। जिस पे मौसी को मजबूरन यहाँ पे ट्राई करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को यहाँ पे सेफ करने की कोशिश करता है तो लकीली वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसको देख के ये काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो भी हमारे तरीके नीचे से देख रहा था। लेकिन जैसे उसके फोकस यहाँ पे मुंडी के ऊपर जाता है तो जो बोबा टी वो लपेट रहा था वो मुझसे बाहर आ गिरती है और वो आगे से कहता है कि ये क्या है भाई, क्योंकि मौसी ने अपनी बॉडी को सेफ तो कर लिया था लेकिन सिर्फ शरीर से, मुंडी से वो भी चुहा ही था। और मौसी बड़े उससे पूछती है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही क्या। जिस पे ये आगे से कहता है अच्छी भयानक है भाई, बदल जाओ भाई से। लेकिन मौसी आगे से मना करने लगती है, कहते हैं उसने ज्यादा मेहनत की वो थोड़ी ना बदलेगी अब। लेकिन जब वो अपने सर को बदलने की कोशिश मतलब ह्यूमन फॉर्म लेने की कोशिश भी करती है तो भी वो नहीं कर पा रही थी। तो ये जो कहता है तुम चूहे वाली फॉर्म में आ जाओ वही मुझे चलेगा। इसके लिए मौसी मान जाती है। जिसके बाद वो पता नहीं खरगोश चिल्लाने लगती है। आधा घंटा बीत जाता है तब भी ये नहीं बदलती और ये जो आगे से चिल्लाते हुए बदलो भाई, मौसी बताती है कि वो ये भी भूल गई। इस पे ये जो आगे से कहता है कि तुम मेरा तो नहीं हो। इस पे मौसी आगे से कहती है कि वो पक्का प्रैक्टिस करेगी, अब तुम लोग आधा डालो, ये कुछ चैप्टर्स के लिए तुम्हें ऐसे ही दिखेगी। और मौसी यहाँ पे ये से पूछती है कि उसको सर लाना है तो ये जो आगे से कहता है तुम मुझसे दूरी रहो जब तक बदल नहीं जाते, तो बेफालतू में एनिमल अब्यूज का केस लग जाएगा मेरे ऊपर। इसके बाद वो बनाते हुए अपना चेहरा देखने के लिए जाती है और कहती है कि चेहरा तो एकदम क्यूट सा ही है, इसमें कौन सी बुरी बात है, वो तो क्यूट सा है लेकिन नीचे का तो अजीब है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं कहता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे कियानी की बगावत को देखेंगे और कैसे देखेंगे उसको यहाँ पे कैसे गंदा पीटा जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।